हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिड व्हीकल प्रपल्सन की यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन वाली होने वाली है और इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं यूनिट 5 में, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको नाम दिखाई दे रहा है यहाँ पर यूनिट 5 का, एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, कि भाई जो एनर्जीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग हाइब्रिड व्हीकल्स में, तो उसमें मैनेजमेंट किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, डिस्कस इन ब्रीफ एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड इन हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हम लोग एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, उसके बारे में हमको बताना है। तो अगर हम इसके फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें, तो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल का ब्रेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है जितने भी फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं उनको। द EMS यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है डेट ऑप्टिमाइजेस चार्जिंग, जो ऑप्टिमाइज़ क्या करता है, चार्जिंग को, और एनर्जी आउटपुट ऑफ बैटरीज टू मैक्सिमाइज ऑपरेटिंग रेंज एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। और जो आउटपुट देते हैं ना बैटरी, जितनी आउटपुट बैटरी को देना चाहिए, है ना, उसको भी क्या करता है, मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करता है कि भाई इसकी जो रेंज है वो कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज़ हो जाए और उसकी परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ जाए। द सिस्टम प्रिडिक्ट अवेलेबल रेंज फॉर गिवन स्टेट ऑफ बैटरी चार्ज। ये ऑलरेडी दोस्तों प्रिडिक्ट कर लेता है कि भाई इस बैटरी की इतनी रेंज है, ये बैटरी इतनी चार्ज है और इसके हिसाब से इतने किलोमीटर तक चल सकती है। ये बेसिकली काम कौन करता है? ये सिस्टम ही तो काम करता है ये सब काम। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपेयर्ड विद इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफर अ रिलेटिवली शॉर्ट ड्राइविंग रेंज। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग भी जानते हो कि जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं उसकी जो व्हीकल्स होते हैं उनकी जो रेंज होती है, ड्राइविंग रेंज, ज़्यादा दूर तक बेसिकली आप चला सकते हो। बट जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं जो कि बैटरीज पे चलते हैं, उनको ज़्यादा दूर तक आप लोग नहीं चला सकते हो, उसकी एक लिमिटेड रेंज होती है। थस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑन बोर्ड स्टोर्ड एनर्जी। तो दोस्तों जो एनर्जी स्टोर्ड है ना, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए कि ज़्यादा दूर तक रेंज थोड़ी सी बढ़ा सकें उसकी, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी बढ़ा सकें, इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम इज़ नीड टू अडोप्टेड। तो हमें उसके लिए इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और इस सिस्टम के अंदर होता क्या, ये कौन कौन सी फंक्शन को परफॉर्म करता है, ये देखो। ऑप्टिमाइज द सिस्टम एनर्जी फ्लो, सिस्टम की एनर्जी फ्लो को ऑप्टिमाइज करता है। प्रिडिक्ट द रिमेनिंग अवेलेबल एनर्जी, जो भी अवेलेबल एनर्जी है उसको प्रिडिक्ट कर लेता है पहले से ही। सजेस्ट मोर एफिशिएंट ड्राइविंग बिहेवियर, मॉड्यूलेट टेम्परेचर कंट्रोल इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल क्लाइमेट। भैया एक्सटर्नल क्लाइमेट कैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, टेम्परेचर को भी मॉड्यूलेट करता है, कंट्रोल करता है। एडजस्ट लाइटनिंग ब्राइटनेस इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में उसकी लाइटनेस की ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए उसको भी कंट्रोल वगैरह करता है, एडजस्ट करता है अपने हिसाब से। प्रपोज अ सूटेबल बैटरी चार्जिंग एल्गोरिथम, चार्जिंग एल्गोरिथम भी दोस्तों बहुत अच्छा वाला जो सूटेबल है उसको प्रपोज करता है, बताता है और बेसिकली डायग्नोस करता है अगर कोई डिफेक्टिव कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है एनर्जी के अंदर। अब हम इसका डायग्राम और देख लेते हैं और हमारा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाकर आना है आपके एग्ज़ाम के अंदर। ये डायग्राम आप लोग देख सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो बनाने की, और ये डायग्राम आपको बना के आना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं इसका फ्लो चार्ट क्या है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगी, ये ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करेंगी। उसके बाद अपॉइंट अ एनर्जी मैनेजर, एनर्जी मैनेजर को अपॉइंट करेंगी। फिर प्रिपेयर एन एनर्जी पॉलिसीज़, जो जो भी एनर्जी पॉलिसीज़ होंगी उसको प्रिपेयर करेंगी। सेटअप ऑन एनर्जी मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम को सेटअप करेंगी। फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगी। इम्प्लीमेंट अ स्टाफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, भाई स्टाफ को ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी ना कि आपको इस तरीके से ये वर्क करना है। कंडक्ट एंड एनर्जी ऑडिट, ऑडिट बिठाएंगी।
प्रिपेयर अ प्लान एक्शन बेस्ड ऑडिट फाइंडिंग, प्लान एक्शन बेस्ड ऑडिट फाइंडिंग को प्रिपेयर करेंगी, फिर इम्प्लीमेंट करेंगी एक्शंस को, फिर रिपोर्ट एंड रिव्यू होगा उसका, एनुअल रिव्यू होगा उसका, उसके बाद यहाँ पे फीडबैक की तरफ जाएगा, और फीडबैक जब मिलेगा तो वो फिर यहाँ पर वापस आ जाएगा सेटअप एंड एनर्जी मॉनिटरिंग एंड रिपोर्ट सिस्टम, उसकी रिपोर्ट वगैरह बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाना है। ये फ्लो चार्ट भी तो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लोगे और बना लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये क्वेश्चन आपके 2021 और 22 में आया भी हुआ है, वो भी 10 नंबर के अंदर। अब वो क्वेश्चन आपका है क्या, व्हाट आर द डिफरेंट एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज्ड इन हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कौन कौन सी एनर्जी का यूज़ हम लोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास है, एक तो हम रूल बेस्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रूल बेस्ड एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। फिर आपका है सेकंड ऑप्टिमाइज्ड बेस्ड, और ये दोनों ही पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं अलग से, तो इन दोनों के बारे में ही अलग से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके एक ना एक ज़रूर पूछी जाएगी। रूल बेस्ड का अंदर 3 पार्ट आते हैं या फिर 2 पार्ट आते हैं, एक तो आपका फजी बेस्ड, और फजी बेस्ड में प्रिडिक्टिव, अडेप्टिव और कन्वेंशनल आते हैं आपके। 3 स्ट्रेटजीज आती हैं, प्रिडिक्टिव, अडेप्टिव और कन्वेंशनल। सेकंड हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक कंट्रोल होता है, और ये जो कंट्रोल है दोस्तों, ये डिवाइडेड होता है एक तो स्टेट मशीन में, पावर फ्लोवर में और स्टेट कंट्रोल। और अब हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड में। तो दोस्तों इसमें जो स्ट्रेटजीज आती हैं वो ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन, रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन। ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, फिर स्टोचैस्टिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग और जेनेटिक एल्गोरिथम। रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन में EFC मिनिमाइजेशन, रोबस्ट कंट्रोल एंड मॉडल प्रिडिक्टिव। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, इसको एक बार पढ़ना अच्छी तरीके से, बस आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा ये, इसीलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी से बता दिया। अब मेन इसमें ये है कि भाई रूल बेस्ड और ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड होते क्या हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, और आपकी यूनिट ख़त्म। चलिए 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी को देखते हैं रूल बेस्ड के बारे में, कि डिस्कस ब्रीफली रूल बेस्ड मेथड यूज्ड इन हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम लोग रूल बेस्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताइए। तो ये क्वेश्चन समझने से पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए, अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं उसके लिए पहले से ही रूल बना लें, है ना, तो रूल में क्या होता है, कंडीशंस लग जाती हैं ना कंडीशंस, कि अगर मैं नहाऊंगा, अगर मैं सुबह उठ कर नहाऊंगा तभी मैं चाय पीऊँगा, बोलते हैं ना, अगर मैं सुबह उठ कर नहाऊंगा उसके बाद ही चाय पीऊँगा, तो ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। इसी तरीके से ये जो रूल बेस्ड मेथड है दोस्तों, इसमें हम लोग पहले से ही एक रूल बना दिया जाता है कि भाई इतना इसकी रेंज है, इतना इसका काम है, और इससे ज़्यादा आप लोग करोगे तो ये फेल हो जाएगी। बेसिकली एक रूल सेटअप कर देते हैं, ठीक है, पहले से ही रूल बना दिए जाते हैं। उसके फ़ायदा क्या होता है, उससे हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी अच्छी हो जाती है, और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी हम लोग बढ़ा लेते हैं। देखो, सबसे पहला, रूल बेस्ड मेथड आर यूज्ड ऑन अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल टू कंट्रोल द सिस्टम। भाई सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही हमने कुछ ना कुछ रूल बना रखे हैं। दे यूज़ अपर एंड लोअर सेट पॉइंट टू कंट्रोल प्रोसेस विद इन गिवन बाउंड्रीज एंड आर यूज मोस्टली इन HVAC सब सिस्टम फॉर टेम्परेचर कंट्रोल। ये दोस्तों HVAC सिस्टम में टेम्परेचर कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने CNC मशीन्स देखी होगी। CNC मशीन्स में एक स्क्रीन होती है, आप लोगों को पता होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम सेटअप करते हैं, है ना, जो स्किल वर्कर होता है, जो स्किल ऑपरेटर होता है, वो प्रोग्राम सेटअप करता है, उसके अकॉर्डिंग मशीन अपना काम करती है, और कटिंग वगैरह जो भी करना होता है, और जो भी परफॉर्म करना होता है वो आराम से वहाँ पर हो जाता है। तो इसी तरीके से रूल बेस्ड के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, इनपुट वगैरह देते हैं और सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, कितना काम करना है वो सब चीज़। मॉड्यूलेशन कैपेबिलिटी इज़ लिमिटेड एज कंट्रोल कैन बी आइदर 1 और 0। मॉड्यूलेशन कैपेबिलिटी भी दोस्तों लिमिटेड रहती है, या तो 1 होगी या तो 0 होगी। देयरफॉर परफॉर्म एक्शन कैन बी सिंपल एज
टर्निंग अ थर्मोस्टेट और स्विच ऑन और ऑफ। तो इसीलिए दोस्तों जो भी एक्शन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं बहुत सिंपल होते हैं। जैसे टर्निंग अ थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट को हमें टर्निंग करनी है या फिर स्विच ऑन करना है, ऑफ करना है, उस तरीके का। ऑपरेशन रिक्वायर ह्यूमन मेड रूल्स, ये जो ऑपरेशन है उसको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, ह्यूमन मेड रूल की। एंड थ्रेशोल्ड दैट डिफाइन द सोर्स ऑफ डाटा, हाउ टू मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन, कि भाई इंफॉर्मेशन को किस तरीके से मैनिपुलेट करनी है। कि ह्यूमन ने अपने रूल बना दिए और उसको अप्लाई किया, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन को चेंज वगैरह भी करनी हो वो आसानी से कर सके। तो देखो इसको एग्जांपल से अगर आप समझना चाहोगे, देखो इफ़ दिस इवेंट अगर ऐसा इवेंट होगा देन परफॉर्म दिस एक्शन, तो ये एक्शन को हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इफ़ और देन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। A careful design of control rules is therefore essential, which is not always granted. Furthermore, RV method have no learning capabilities. RV मेथड की कोई भी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होती है। मीनिंग डेट मोर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, इसका मतलब ये है दोस्तों ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वुड रिक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स रूल, और बहुत कॉम्प्लेक्स रूल को ज़रूरत पड़ती है इसमें। विद हायर मेंटेनेंस अपडेट कॉस्ट। आरवी डिपेंड ऑन द ऑपरेटर नॉलेज, ये किस पे डिपेंड करता है, ऑपरेटर की नॉलेज पर। एंड अप्लाइज इट्स रूल टू रिड्यूस द एनर्जी एंड ऑपरेशन कॉस्ट। अगर ऑपरेशन कॉस्ट और एनर्जी को कम करना है तो भाई जो ऑपरेटर है उसकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। सच एज एप्रोप्रिएट स्टार्ट स्टॉप टाइम ऑफ HVAC, नाइट सेटबैक, प्री कूलिंग, प्री हीटिंग। तो यानी कि उसको पहले प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कब हमें स्टार्ट करना है, कब हमें स्टॉप करना है, प्री कूलिंग कब करनी है, प्री हीटिंग कैसे करनी है। तो जितनी नॉलेज होगी, जितना एक्सपीरियंस होगा ऑपरेटर का, उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से ये वर्क करेगा। दिस alone can provide significant saving when applied correctly. However, the operator has to constantly monitor and adjust the HVAC operations to meet the objective of reducing energy consumption while maintaining thermal effort. तो यहाँ दोस्तों ये बोल दिया गया है जो ऑपरेटर है अगर वो एनर्जी को सेव करना चाहता है थोड़ी सी, है ना, तो वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेगा, लगातार मॉनिटर करता रहेगा, उसको एडजस्ट करता रहेगा अपने अकॉर्डिंग। बेसिकली हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई ये काम तो हमें चाहिए इससे, तो कॉन्स्टेंटली उसको मॉनिटर करना पड़ता है। ये नहीं एक बार सेट करके चलेगा हट गई, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ मॉडल बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज यूज इन हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कि भैया ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसके बारे में हमें बताइए कैसे मॉडल काम करता है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट दे रखे हैं आप लोग इसको पढ़ सकते हो एक बार, मैं आपको सारे पॉइंट दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप ये पॉइंट नहीं पढ़ना चाहते हो तो सिंपल जब भी आपके एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आए ऑप्टिमाइजेशन वाला, अगर ये वाला आए तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखे आओगे। अगर ऑप्टिमाइजेशन वाला आए तो इन दोनों को डिफरेंस देख लीजिए एक बार आप, डिफरेंस, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है। कंपेयर रूल बेस्ड कंट्रोल स्ट्रेटजी एंड ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड कंट्रोल स्ट्रेटजी, तो इनको आप लोग जब देख लोगे ना तो अगर 10 नंबर में आ जाए तो ये जो पॉइंट आपको दे रखे हैं ये वाले पॉइंट वहाँ पर लिख सकते हो, है ना। वहाँ इतनी आसानी से आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को देख लेते हैं। तो रूल बेस्ड कंट्रोल स्ट्रेटजी में क्या होता है, इट कैन डायरेक्टली यूज फॉर रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन, रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं हम इसको, और इसको हम लोग रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन में डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट, इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। इट इज़ यूज्ड वाइडली इन डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, इट इज़ लीस्ट प्रीफर्ड स्ट्रेटजीज एट प्रेजेंट ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये वाली जो रूल बेस्ड कंट्रोल स्ट्रेटजी है दोस्तों, ये डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के लिए वाइडली यूज होती है, और जबकि ये कम प्रीफर्ड की जाती है, ये ज़्यादा प्रीफर्ड की जाती है, ये कम प्रीफर्ड की जाती है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेंटेन ऑप्टिमल कंट्रोल ऑफ फ्यूल इकोनॉमी एंड इमिशंस, यहाँ पर ईजी नहीं होता है दोस्तों कंट्रोल करना, जबकि इट एंश्योर रियल टाइम कंट्रोल कैपेबिलिटीज़, ये एंश्योर करके चलता है। It can be further divided into deterministic rule-based control strategies and fuzzy logic rule-based, यानी कि इसको दोबारा से डिवाइड किया जा सकता है दो कैटेगरी के अंदर, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, एक फजी लॉजिक रूल
और एक आपका डिटर्मिनिस्टिक रूल बेस्ड कंट्रोल। यहाँ अगर आप देखोगे तो इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज, इसको हम लोग ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी में डिवाइड कर सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस ऑप्टिमाइजेशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं तो बोलूँगा दोस्तों, ये जो पॉइंट दे रखे हैं ना आपके डिफरेंस में, इसको आराम से याद कर लेना और अपने एग्जाम में यही पॉइंट लिखा है। इनॉर्मस डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन डिपेंड अपॉन हाई कंप्यूटर एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंट्रोलर सिस्टम। ये दोस्तों डिपेंड रहती है कंप्यूटर के ऊपर, पूरा कंट्रोलर सिस्टम के ऊपर, लेकिन ये डिपेंड किस पे करती है? ह्यूमन के ऊपर। तो भैया ऑपरेटर की नॉलेज कितनी है उस हिसाब से डिपेंड करती है ना। दिस कंट्रोल स्ट्रेटजी ओनली कंसंट्रेट ऑन फ्यूल इकोनॉमी, दिस कंसंट्रेट ऑन इकोनॉमी, इमिशंस, बैटरी लाइफ, ड्राइविंग स्टाइल। ठीक है, तो ये आपको छोटे से डिफरेंस थे जो मैंने आपको बता दिए। इन डिफरेंस को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है 5th यूनिट के अंदर। और अगर हम और क्वेश्चन को देखें तो 5th यूनिट में और कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट रह गया आपका, वो है कंपेयर डिफरेंट एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड राइट इम्प्लीमेंटेशन इशू ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो दोस्तों देखो, डिफरेंट एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज ये दो ही थी जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, एक तो रूल बेस्ड और एक दूसरा कौन सी थी? ऑप्टिमाइजेशन रूल बेस्ड। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बीच में आप लोगों को डिफरेंस लिख देना है। बाकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करते हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। इम्प्लीमेंट इशू ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में सबसे पहला इशू क्या आता है? द एनर्जी मैनेजमेंट मैट्रिक्स, डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी पॉलिसी, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एनर्जी मैनेजमेंट, मोटिवेटिंग स्टाफ टू सेव एनर्जी, monitoring energy use, lack of document standard enforcement, system override, sensor locations और nuisance alarm। तो दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट आपको इजीली समझ आ जाएंगे, बस आपको पढ़ लेना है एक बार। तो इसी तरीके से हमारे यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।